अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम मोहम्मद तैयब। और आज जो है ना वो हम बेसिकली फैमिली फैमिली कोर्ट एक्ट के जो है ना नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। हमने इस पे 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेजर जो पोर्शन है हमारा इसमें कवर हो चुका है। देखिए, जो मेजर पोर्शन है वो हमारा डिटेल से जो है ना डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि इसमें जो मेन प्रोसेस था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम जो है ना वो बेसिकली ये प्रोसेस है कि रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में आ चुकी है। ठीक है, हमारा सिनेरियो यहाँ तक आ चुका है कि रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि डिफेंडेंट जो है ना उसने आपके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना वो कोर्ट में जमा करवा दी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो नॉर्मल जो सिविल कोर्ट का प्रोसीजर होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसमें सिविल कोर्ट के प्रोसीजर में ये होता है कि इशू फ्रेम होते हैं, और इशू फ्रेम होने के बाद जो है ना वो एविडेंस के लिए जो है ना वो केस को रख दिया जाता है। ठीक है, फिर प्लेंटिफ अपने एविडेंस देता है, डिफेंडेंट अपने एविडेंस देता है, और एट द एंड फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, और केस जो है ना वो डिक्री हो जाता है। फैमिली केसेस में ऐसा नहीं होता। फैमिली केसेस में प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती है एक। ठीक है, यानी कि इशू फ्रेम करने से पहले नॉर्मल ये है कि इशू फ्रेम होते हैं ना, लेकिन इशू फ्रेम करने से पहले एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, उसको जो है ना हम भी डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली ये होती है कि जैसे ही जो है ना वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा होती है ना, ठीक है, उसके बाद कोर्ट एक डेट फिक्स कर देती है प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस के लिए। ठीक है, अब प्री ट्रायल प्रोसीडिंग क्या होती है कि कोर्ट जो है वो एग्जामिन करती है प्लेंट को, यानी कि जो प्लेंटिफ ने जमा करवाया होता है रिटर्न स्टेटमेंट को, और जो है ना वो एविडेंस जो कि प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए होते हैं ना, उसने अब डॉक्यूमेंट्स हाथ लगाए होते हैं, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो एविडेंस में किन किन बंदों का नाम लिखा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डीम फिट हेयर एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें देखती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट जो है ना वो पार्टीज को बुलाती है, प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, उनके कौंसल को बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है। इट्स डीम फिट हेयर एंड हेयर ऑफ हेयर द पार्टीज, यानी कि पार्टीज को सुना जाता है एंड देयर कौंसल, और उनके कौंसल को जो है ना वो सुना जाता है। ठीक है, अब ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे डायरेक्ट प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आती है उसके बाद इशू फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आर्गूमेंट्स थोड़े से होते हैं मुकला के, और इशू फ्रेम होते हैं, और फिर एविडेंस के लिए फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सम केसेस में आर्गूमेंट्स होते हैं, सम केसेस में जो है ना इशू फ्रेम होते हैं, और एविडेंस के लिए फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्री ट्रायल प्रोसीडिंग की बात हो रही है कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए एक डेट फिक्स की जाती है। उसमें जो है ना वो कोर्ट एग्जामिन करती है, यानी कि प्लेंट देखती है, रिटर्न स्टेटमेंट देखती है, जो भी डॉक्यूमेंट साथ लाए जाते हैं वो देखती है। ठीक है, और पार्टीज को सुनती है, यानी कि उस डेट पे कोर्ट ने पार्टीज दोनों को बुलाना है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों को। ठीक है, और फिर उनके कौंसल को भी बुलाना है। फिर क्या होता है कि एट द प्री ट्रायल द कोर्ट शैल असरटेन द पॉइंट ऑफ इशू। कोर्ट देखती है कि अब पॉइंट ऑफ इशू क्या है, पार्टीज के दरमियान किस क्या मसला है, यानी कि क्यों। फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है, खुला फाइल कर दिए फीमेल ने, तो कोर्ट पूछेगी कि क्यों खुला फाइल की है। फॉर एग्जांपल फीमेल कहती है कि जी मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर उनकी कॉन्सिलेशन होती है, रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखिए, फैमिली कोर्ट में हमेशा रिकॉन्सिलेशन होती है। फैमिली कोर्ट का बेसिक पर्पज जो होता है वो यही होता है कि मियाँ बीवी की आपस में सुलह करवाई जाए और रजामंदी से उनको वापस भेज दिया जाए। क्या सिनेरियोज हैं कि फीमेल रहने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर कोर्ट एक रिकॉन्सिलेशन जरूर करती है। ठीक है, मतलब एक मेडिएटर अपॉइंट कर देती है, और उस मेडिएटर को कहती है कि जिनकी आपस में मतलब पूछें कि क्या मसला है, कोई गलतफहमी की वजह से तो नहीं सेपरेट हो रहे। उस कॉन्सिलेशन में जो है ना वो दोनों पार्टीज के वकला नहीं होते। जो रिकॉन्सिलेशन होती है वो उसमें वकील नहीं होते। ठीक है, उसमें सिर्फ पार्टीज दोनों होती हैं, और मेडिएटर होता है। कोर्ट किसी भी पर्सन को मेडिएटर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, जज खुद भी मेडिएटर बन सकते हैं, या किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब ये क्या रिकॉन्सिलेशन होती है, यानी कि दोनों मियाँ बीवी को कहा जाता है कि जी आप सुलह कर ले। अगर फिर भी रिकॉन्सिलेशन नहीं हुई, इफ नो कॉम्प्रोमाइज और रिकॉन्सिलेशन इज पॉसिबल, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन नहीं सक्सेसफुली, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि इशू फ्रेम कर देती है, और नेक्स्ट डेट के लिए एविडेंस पे रख देती है केस को। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि रिकॉन्सिलेशन सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कोर्ट ने जो है ना वो इशू फ्रेम कर दी है, और एक डेट फिक्स कर दी है कि अब जो है ना वो एविडेंस होंगे। देखें, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा प्लेंटिफ के पहले एविडेंस लिए जाते हैं। जो कोर्ट में आता है ना, ही हु असर्ट, ठीक है, नीड टू बी प्रूफ। जो पर्सन असर्ट कर रहा है ना आके कोर्ट में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ कोर्ट में पहले एज अ प्लेंटिफ, तो मुझे पहले जो है ना वो अपने एविडेंस देने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, केस टू केस वेरी करते हैं ये चीज़ें, कि समटाइम डिफेंडेंट को भी बोला जाता है कि जी आप जो है ना वो इस पे जो है ना कोई गवाह पेश करें। ठीक है, अदरवाइज जो नॉर्मल सीक्वेंस जो
फॉलो होती है, या जो एक ड्यू प्रोसेस है वो यही है कि प्लेंटिफ पहले एविडेंस देगा, ठीक है, फिर डिफेंडेंट एविडेंस देगा, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं और केस डिसाइड कर दिया जाता है। अब इसमें लिखा है प्रोवाइडेड है अगर तो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है, सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज और रिकॉन्सिलेशन फेल हो चुकी है, ठीक है, ये सिर्फ कब किन सिनेरियोज में होगा, जब सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज है और रिकॉन्सिलेशन जो है ना वो फेल हो चुकी है, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट एक डिग्री पास कर देगी डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। देखिए उसमें सारी बात है, हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में रहने नहीं चाह रहे, यानी खुला क्लेम करने के लिए ये ना औरत, ठीक है, तो वो रहनी नहीं चाह रही, तो फिर कोर्ट डिग्री पास कर देती है। लेकिन अगर देखिए कुछ दो सिनेरियोज होते हैं, एक सिनेरियो ये है कि फीमेल जो है वो मैरिज डिसॉल्व करवा रही है ऑन द बेसिस ऑफ खुला, ठीक है, तो फिर कोर्ट डिग्री पास कर देती है अगर तो रिकॉन्सिलेशन नहीं होती, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर तो फीमेल क्लेम कर रही है डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, बहुत बड़ी गौर से सुनिएगा, कि अगर तो फीमेल क्लेम कर रही है कि जी ये बंदा मुझ पर तशद्दुद करता है, मुझे मारता है, इस वजह से मैं इससे सेपरेट होना चाह रही हूँ, ठीक है, फिर कोर्ट जो है ना वो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की एट द स्पॉट डिग्री पास नहीं करती। उसकी रीज़न ये होती है कि जब औरत खुला क्लेम कर रही होती है ना, फिर औरत को अपना हक में छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इस केस में ये जो हम प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं, इस केस में औरत खुला क्लेम कर रही है, तो शेल रिस्टोर द हस्बैंड हक में रिसीव बाय द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, तो उसको अपने हस्बैंड का जो भी उसने हक में लिया था वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वाइफ खुला क्लेम कर रही है, यानी कि मैरिज को डिसॉल्व करा रही है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, इस बेस पे कि जी मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, ठीक है, तो फिर औरत को हक में वापस नहीं करना पड़ता। फिर उस सिनेरियो में ये होता है कि एविडेंस के लिए फिक्स कर दिया जाता है, औरत को बोला जाता है कि भाई गवाह लेके आओ, ठीक है, प्रूव करोगे ये हस्बैंड तुम्हें मारता है, ठीक है, फिर वो अपने गवाह पेश कर देंगे। आप हमसायों से पूछ लें कि मैं जो है ना जब ये मुझे मारता था तो मेरी चीखों की आवाज़ आती थी, ठीक है, या इसके जो है ना वो फादर को बुलाया जाए हस्बैंड की, या उसकी माँ को बुलाया जाए, या उसके बहन को बुलाया जाए, ठीक है, या फलां कज़न को बुलाया जाए, इसने उसके सामने भी मुझे थप्पड़ मारे थे, ठीक है, तो फिर कोर्ट उनको जो है ना वो बुलाती है, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं और फिर मैरिज डिसॉल्व होती है, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस सेक्शन 11 कहते हैं। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि कोर्ट ने इशू फ्रेम की है और एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब एविडेंस के लिए डेट फिक्स हो गई, ठीक है। अब एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होंगे? फैमिली कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेस प्रोड्यूस बाय द पार्टीज इन सच ऑर्डर एज ई डीम फिट, ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि एक्चुअली फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लेंटिफ को जो है ना वो प्लेंटिफ जो आएगा, ठीक है, उसके पहले विटनेसेस को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये होता है कि जब भी हम सूट फाइल करते हैं, ठीक है, सूट फाइल करने के बाद प्लेंट फाइल किया, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आई, ठीक है, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन हो गई, कोर्ट ने जो है ना इशू फ्रेम कर दिए। इशू फ्रेम करने के 3 दिन के अंदर अंदर ये यहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ लिखी है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लें, इसको हम पढ़ ही लेते हैं। कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेस अनलेस, कि कोर्ट जो है वो समन इशू नहीं करेगी कि विटनेस अपीयर हो, अनलेस का मतलब है कि अगर ये चीज़ फॉलो नहीं की जाएगी। अब ये चीज़ कौन सी है जो हम फॉलो करेंगे तभी जो है ना कोर्ट लो करेगी, अनलेस विद इन 3 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू। देखिए आज कोर्ट ने इशू फ्रेम की है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 23 तारीख है आज, और आज कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दी है, ठीक है, तो मुझे 26 तक जो है ना वो लिस्ट ऑफ विटनेस ही जमा करानी पड़ती है, ठीक है। पार्टी इंटीमेट द कोर्ट दैट इट desired a witnesses to be summoned through the court and court is satisfied it is not possible or practicable for such party to produce the witnesses, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस जमा करवाते हैं कोर्ट में, ठीक है। फिर वो ये होता है कि जब हम कोर्ट में लिस्ट ऑफ विटनेसेस जमा कराते हैं तो कोर्ट उस लिस्ट ऑफ विटनेसेस को देखती है कि क्या मैंने फजूल लोगों को गवाह तो नहीं बुलाया। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस में क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस में हस्बैंड के जो है ना वो दूर के चाचू जो कभी उनको जानती ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, कराची रहते हैं इन केस में कह देता हूँ, ठीक है, और इस्लामाबाद में हमने सूट फाइल किया, तो मैं उनको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में डाल देता हूँ, ठीक है। तो कोर्ट पूछेगी कि आपने इनको क्यों डाला है, इनका पर्पज़ क्या है इधर, ठीक है। अगर तो उनका कोई पर्पज़ नहीं हुआ तो कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी, अगर तो उनका पर्पज़ हुआ तो फिर उनको भी समझ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि कोर्ट जो है वो समन भेजती है, यानी कि एक ऑर्डर पास कर देती है कि जी आप कोर्ट में आए, आपको कोर्ट बुला रही है, ठीक है। फिर उनको कोर्ट बुला रही होती है। एक प्रोसीजर ये होता है कि हम खुद किसी भी पर्सन को लेके चले जाएं कोर्ट में, उनको बोलें जी आप ये हमारे गवाह हैं, ठीक है, इनको जो है ना वो आप रिकॉर्ड कर लें एविडेंस, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है, हम उनकी एक लिस्ट जमा करवाते हैं कोर्ट में कि ये हमारे गवाह खान है जो कि हमारे जो है ना वो केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आके गवाही देंगे, ठीक है। फिर उनको एक एक करके बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में 5 नाम लिखे, पहले बंदे को पहली डेट पे बुलाया जाएगा, ठीक है।
दूसरे बंदे को दूसरी डेट पे ऐसे बुलाया जाएगा कि आप आएँ, आके अपनी जो है ना वो जो है ना वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाएँ, ठीक है? या सम टाइम ये होता है कि सबको ही बुला लिया जाता है एक ही डेट पे कि आप आएँ और आपके एविडेंस रिकॉर्ड करवाएँ, ठीक है? फिर जो आता है उसके एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ये होता है समन, ठीक है? अब इसमें लिखा है कि विटनेसेस शैल गिव देयर एविडेंस, ठीक है? उनको जो है ना वो ओन वर्ड्स, ठीक है? अब देखें जो भी गवाह आएगा वो अपने अगर तो उर्दू बोलता है तो उर्दू में जो है ना वो गवाही देगा, ठीक है? अगर उर्दू उसको पश्तो नहीं आती तो फिर उससे उर्दू में गवाही ले, बेसिकली उर्दू में ही जो है ना वो हम एविडेंस जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? पंजाबी भी चलती है, पश्तो भी चलती है, केपीके में सिंधी भी चलती है, ठीक है? ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं है। जो पर्सन जो है जिसको उर्दू पंजाबी नहीं आती उससे इंग्लिश में भी जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन किया जाता है या उसके एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है? प्रोवाइड फर्दर फैमिली कोड फॉरबिड एनी क्वेश्चन, देखिए फैमिली कोर्ट किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो है ना वो स्टॉप कर सकती है। फॉर देखिए क्रॉस एग्जामिन में जो है ना वो पार्टीज का राइट होता है किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, या उसके जो है ना वो स्कैंडलस उसकी जो है ना बेहरमती कर रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट आपको मना कर सकती है कि आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे। इसमें बेसिकली ये लिखा है इंसल्ट इनोए, ठीक है, या आप जो है ना वो कोई भी उसको तैश वगैरह दिला रहे हैं तो कोर्ट मना कर सकती है, ठीक है? फैमिली कोर्ट में इफ़ इट डीम फिट पुट एनी क्वेश्चन to any witnesses for the purpose of elucidation of any point which is considered material in the case। तो फैमिली कोर्ट भी किसी भी क्वेश्चन पे जो है ना वो सवाल कर सकती है विटनेसेस पे ताकि वो उस जो है ना वो केस को फाइनली कंक्लूजन तक लेके जा सके। फैमिली कोर्ट में परमिट द एविडेंस ऑफ विटनेसेस टू बी गेन बाय बीन ऑफ एफिडेविट। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि एफिडेविट ऑफ एविडेंस भी जो है ना वो हम जमा करवा सकते हैं, उसको कहते हैं हम बयान हल्फी, कि आप एफिडेविट के ऊपर भी जो है ना वो अपना सारा बयान जो है ना वो लिख के जमा करवा सकते हैं कि जी हमारा ये स्टांस है, ठीक है? ये भी फैमिली कोर्ट जो है ना वो परमिट कर सकती है गवाह को, ठीक है? उससे ये होता है कि गवाह को खुद आके अपना मुकम्मल बयान रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सम टाइम ये भी होता है कि गवाह कुछ बोल जाता है। देखिए कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए होते हैं कोर्ट में, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है, उन्होंने कभी कोर्ट्स नहीं देखी होती तो वो आके घबरा जाती, सही है? तो फिर कोर्ट क्या करती है कि आप जो है ना वो एफिडेविट ऑफ एविडेंस जो है ना वो जमा करवाएं। हम तो बेसिकली यही जमा करवा देते हैं, ठीक है? बयान हल्फी इसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन हम इंग्लिश में जो है ना वो अपने सारे एविडेंस जो है ना वो जमा करवाते हैं। सम टाइम कोई ऐसे विटनेसेस भी आ जाए जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर उनका हम उर्दू में भी जो है ना वो करवा देते हैं, ठीक है? तो फिर उनके ऊपर जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन होता है बाद में, वो फिर आके अपना बेसिक पर ये होता है कि जब आप प्लेंटिव एविडेंस के लिए आता है तो उसको अपना पूरा बयान रिकॉर्ड करवाना होता है, ठीक है? हम वही जो बयान वो रिकॉर्ड करवाना होता है ना उसने उसको वही जो है ना एफिडेविट पे लिख के कोर्ट में जमा करवा देते हैं। उससे ये होता है कि फिर वो विटनेसेस को खुद नहीं आना पड़ता, ठीक है? फिर वो सिर्फ आते हैं क्रॉस एग्जामिन के लिए, अदरवाइज उनको खुद नहीं आना पड़ता। उसके बाद ये प्रोवाइडेड कोर्ट में फिट सच विटनेसेस फॉर पर्पस क्रॉस एग्जामिनेशन इन द सब। उसके बाद क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, दूसरी पार्टी जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन करती है, ठीक है? अब सेक्शन 12 देखें, यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड हो गए, ठीक है? एट द एंड क्या होता है कि एक फाइनल जो है ना वो आर्गूमेंट्स के लिए डेट फिक्स कर दी जाती है। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस में मुराद है कि सिविल केसेस, कॉन्ट्रैक्ट का केसेस होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उन केसेस में क्या होता है कि फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए डेट फिक्स कर दी जाती है। लेकिन फैमिली केसेस में ऐसा नहीं होता। फैमिली केसेस में क्या होता है फिर आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ द बोथ पार्टीज फैमिली कोर्ट में एन अदर एफर्ट, एक दफ़ा फिर से एफर्ट करती है फैमिली कोर्ट कि 6-7 मंथ हो गए हैं, हो सकता है दोनों को अक्ल आ गई हो और वापस जो है ना वो जाने के लिए रजामंद हो, ठीक है? समटाइम ये होता है कि हस्बैंड वाइफ के बच्चे भी होते हैं, ठीक है? तो कोर्ट फिर देख रही होती है कि यार इनके बच्चे हैं, ठीक है, किधर ये जो है ना वो बच्चे भी साथ दलील होते रहेंगे, तो फिर वो उनकी रिकॉन्सिलेशन के लिए या उनकी कंप्रोमाइज़ के लिए एक दफ़ा फिर से एफर्ट करती है, ठीक है? तो ये है कि फाइनल आर्गूमेंट से पहले भी उनकी रिकॉन्सिलेशन और कंप्रोमाइज़ के लिए जो है ना वो कोर्ट ऑफर करती है, जिसमें जो है ना वो 15 दिन का उनके पास टाइम होता है, ठीक है? अगर तो फिर भी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ फेल हो चुकी है, ठीक है, तो फिर कोर्ट एट द एंड क्या करती है कि एक जो है ना वो जजमेंट और जो है ना वो डिक्री अनाउंस कर देती है, ठीक है? केस टू बी डिस्पोज, ये एक जजमेंट और डिक्री जो है ना वो कोर्ट ने पास कर दी, ठीक है? अब हम यहाँ पे सारा एक सिनेरियो समझ गए हैं फैमिली कोर्ट का, ठीक है? केस टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कह रहे हैं कि जितने भी फैमिली केसेस आएंगे ना, ठीक है, वो 6 मंथ के अंदर अंदर जो है ना वो डिस्पोज ऑफ होंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है? हमारे 5-5 साल के भी केस लगे हैं,
केस चल रहे हैं, ठीक है, अभी उनके ऊपर आके आर्गूमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये है कि वो डायरेक्शन में चले जाते हैं 2-3 साल के बाद। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि रोज़ाना की बेस पे उनकी हियरिंग होती है, 2-3 दिन बाद की हियरिंग हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज 6 मंथ में मैंने जो है ना वो सिर्फ डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहाँ पे औरत कह रही है कि मुझे मर्द पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो जब औरत कहेगी तो फिर कोर्ट जो है ना वो उसी टाइम जो है ना वो खुला ग्रांट कर देती है, ठीक है। फिर द केस इज नॉट डिस्पोज विद इन 6 मंथ पार्टीज, तो एप्लीकेशन आप जो है ना वो हाई कोर्ट दे सकती हैं कि जो इसको डायरेक्ट किया जाए। फिर हाई कोर्ट जो है ना वो डायरेक्ट करती है कि जिस केस को जल्दी सुना जाए, ठीक है। फिर ये होता है कि कोर्ट जो है ना वो छोटी छोटी डेटें देने शुरू कर देती है, यानी कि एक दिन के बाद एक दिन की डेट, ठीक है, यानी कि उसको जल्दी सुनना शुरू कर देती है, ये बस होता है। और फिर वो केस जो है सारी बात है, जब वीक में 3 दफ़ा आपके केस की हेयरिंग होगी तो फिर केस ख़त्म होगा। 1-2 मंथ की डायरेक्शन दे देती है कि इसको 1 मंथ में जो है ना वो क्लियर किया जाए, तो फिर कोर्ट 1 मंथ में कर देती है उसको क्लियर। इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, देखिए जो जब भी कोई कोर्ट जो है वो जजमेंट या डिक्री पास करती है तो वही कोर्ट उसको इन्फोर्स करवाती है, ठीक है। फैमिली कोर्ट शैल पास अ डिक्री इन सच फॉर्म एंड इन मैनर इन प्रिस्क्राइब शैल एंटर इन पार्टिकुलर इन प्रिस्क्राइब रजिस्टर, ठीक है। उसको पहले रजिस्टर में लिखा जाएगा, सारी बात है, ये एक प्रॉपर वे है, ठीक है। इफ़ एनी मनी इज़ पेड, अगर देखिए अगर कोई मनी पे की गई है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने मेंटेनेंस पे की है वाइफ को, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी डिलीवर की है वाइफ को, ठीक है, तो इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री इट शैल एंटर इन द फैक्ट ऑफ पेमेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन एज द केस में बी फोर्थ सेट रजिस्टर, उसको भी रजिस्टर में जो है ना वो मेंशन किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी दी गई है या इतने पैसे दिए गए हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए अगर तो पैसे दिए गए हैं तो फिर पैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने जहेज़ वापस की है तो जहेज़ की एक एक चीज़ लिखी जाती है। अगर एक जो है ना वो गिलास भी दिया गया है तो गिलास भी मेंशन किया जाता है कि जी इतने गिलास आए थे, ठीक है, इतने चम्मच आए थे, स्पून इतने आए थे, ठीक है, प्लेट्स इतनी थी, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। डिक्री रिलेट्स टू अ पेमेंट ऑफ मनी और डिक्रीटल अमाउंट इज नॉट पेड विद इन अ स्पेसिफिक बाय द कोर्ट, ठीक है। देखें अगर तो कोर्ट ने हस्बैंड को बोला जी आपके इतने मेंटेनेंस बनते हैं, ठीक है, आपने मेंटेन करें वाइफ को, सही है, तो फिर क्या होगा कि हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा या हस्बैंड ने इनकार कर दिया है, तो फिर क्या होगा कि नॉट एक्सीडिंग 30 दिन की 30 दिन से ज़्यादा नहीं, सेम शेल इफ अ कोर्ट सो डायरेक्ट टू रिकवर एन एरिया ऑफ अ लैंड रेवेन्यू, फिर कोर्ट क्या करेगी कि भाई इसके रेवेन्यू जो लैंड है, ज़मीन है जो उसकी, उससे रिकवर करवाया जाए। फॉर एग्जांपल जो है ना 1.5 लाख कोर्ट ने जो है ना वो मेंटेनेंस रखी वाइफ के लिए कि 1.5 लाख जो है ना वो 3 मंथ, इद्दत का टाइम पीरियड 3 मंथ होता है, आपको पता ही है सारा, तो 3 मंथ की जो है ना वो 1.5 लाख रुपया रखती है। अब हस्बैंड देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोर्ट कहेगी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको जो है ना वो सेल कर दिया जाए और उससे जो है ना वो 1.5 लाख रिकवर किया जाए, ठीक है। अब वो उसकी बाइक भी हो सकती है, उसकी गाड़ी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जिससे 1.5 लाख रिकवर हो जाए वो प्रॉपर्टी जो है ना अटैच कर दी जाती है। शेल बी पेड बाय द डिक्री होल्डर, यानी कि फीमेल को जो है ना वो पैसे पे कर दिए जाते हैं जो भी मेंटेनेंस की अमाउंट होती है। डिक्री शेल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट पासिंग बाय इट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की होती है वही उसको एग्जीक्यूट करती है। और बाय सच अदर सिविल कोर्ट, और कोई और सिविल कोर्ट भी उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है मे बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर ने उसने डायरेक्ट किया हो, ठीक है। कोई और कोर्ट सिर्फ उसी सिनेरियो में उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती है जब डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है ना वो किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट किया हो, अदरवाइज जो है ना वो कोई और कोर्ट उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। हमेशा डिग्री को वही कोर्ट एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं फीमेल मतलब का केस लड़ रहा था, ठीक है, और हमारे हक में डिसीजन आ जाता है, ठीक है, तो जो भी डिसीजन आया, अब जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी कि 1.5 लाख रुपया जो है ना वो मेंटेनेंस देनी थी हस्बैंड ने वाइफ को, अब हस्बैंड नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट तो करना है ना, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो फिर जो है ना वो सिविल कोर्ट बताती है कि पुलिस जाएगी उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा या अटैच किया जाएगा जो भी है, बट 1.5 लाख रिकवर होगा और वाइफ को मिल जाएगा, ठीक है। फैमिली कोर्ट में इफ इट सो डीम फिट डायरेक्ट एनी मनी टू बी पेड अंडर अ डिक्री पास बाय सच इंस्टॉल, फैमिली कोर्ट ये भी कह सकती है कि भाई हस्बैंड गरीब है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर दे, ठीक है। अब देखें जैसे कि 1.5 लाख अमाउंट थी तो वो कह सकती है कोर्ट के जो कोर्ट ये भी कह सकते हैं कि जी आप इसको 30-30 हज़ार में भी जो है ना वो पे कर देंगे क्योंकि अभी हस्बैंड जो है ना वो मतलब उसके जो है ना वो प्रॉपर जॉब नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई और मसला है, ठीक है, तो वो 30-30 हज़ार में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसको